Namaste. Thank you. We are thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नमस्ते इंडिया और मैं हूं आपके साथ अजीत। भारतीय गणतंत्र के महाउत्सव में इस बार हिस्सा ले रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के शीर्ष नेता। जाहिर है इस लिहाज से ये मौका बेहद खास बन गया है क्योंकि अब नजर सिर्फ राजपथ पर नहीं बल्कि उन कूटनीतिक गलियारों पर भी है जहां से भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों की नई पटकथा लिखी जानी है। और खासकर आज दोपहर बाद हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात लगभग साफ हो गई है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। और ऐसे में यकीनन ये सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर इस रिश्ते की कीमत क्या होगी, इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा और इस रिश्ते का मतलब बाकी दुनिया के लिए क्या होगा। आज बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर। तो 24 जनवरी की सर्द सुबह जब बराक ओबामा का एयरफोर्स 1 विमान नई दिल्ली में उतरा तो उनके साथ ही तमाम आशाएं और उम्मीदें भी आई। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में वार्ता हुई और ये वार्ता ऐतिहासिक बन चुकी है क्योंकि 6 साल से लगे अटके रहे स्पीड ब्रेकर को पार करके इस बार परमाणु करार की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। ओबामा भारत आए तो पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव किया तो ओबामा ने भी उनके इस सम्मान का जवाब उन्हीं की भाषा में नमस्ते से दिया। Namaste. Thank you. Namaste. Thank you. इतना ही नहीं, ओबामा ने भारतीय औपचारिकता को बार बार निभाया। Thrilled to be back in India. मेरा प्यार bara namaskar. हर कदम पर मोदी और ओबामा पुराने दोस्तों की तरह मिले। उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो एक दूसरे के साथ कितने सहज हैं। इतनी ही सहजता से जब दोनों नेता हैदराबाद हाउस में वार्ता की मेज पर आए तो उलझे परमाणु समझौते को भी सुलझा लिया। Civil nuclear agreement was the centerpiece of our transformed relationship, which demonstrated new trust. It also created a new economic opportunities and expanded our option for clean energy. Today we achieved a breakthrough understanding on 2 issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation, and we're committed to moving towards full implementation. And this is an important step that shows how we can work together to elevate our relationship. हालांकि इस समझौते से जुड़े कुछ पहलू हैं जो सभी को जानने चाहिए। समझौते में 2 क्लॉज थे जो रोड़ा बन रहे थे। पहली दिक्कत लायबिलिटी एक्ट था जिसके तहत हादसे की सूरत में सप्लायर जिम्मेदार होता, जबकि दूसरी दिक्कत ये थी कि अमेरिका आखिरी उत्पादन तक रिएक्टर्स की निगरानी चाहता था। लेकिन अब जो परमाणु समझौता हुआ है उसके तहत अमेरिका भारत के परमाणु रिएक्टर्स की ट्रैकिंग नहीं करेगा, जबकि इंश्योरेंस पूल के जरिए लायबिलिटी बिल का मुद्दा सुलझेगा। यानी दोनों देशों ने अपनी आपत्ति वापस ले ली है और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के बाद ये डील हो सकी है। इस डील से भारत का फायदा ये है कि भारत को दुनिया भर से यूरेनियम मिल सकेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ रक्षा क्षेत्र में कुछ मुद्दों पर भी सैद्धांतिक सहमति बन गई है। Today, we also decided to take up our growing defense cooperation to the new level. इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों ने मिलकर लड़ने की बात की और दुनिया में शांति स्थापना की बात कही। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कारोबार, व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया
और प्यार भरे अपने नमस्कार के जरिए भारत का दिल भी जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी की स्पेशल चाय और चाय पर चर्चा के लिए उन्हें खास तौर पर शुक्रिया कहा। Prime Minister Modi, thank you for hosting me, including our Chai Pe Churcha. We need more of those in the White House. अमेरिका इस वक्त एशिया में भारत को चीन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर देख रहा है, जबकि व्यापार के मामले में भारत अमेरिका के लिए बड़ा बाजार है। ऐसे में वक्त का तकाजा ये है कि कभी एक दूसरे के नाम से बचने वाले दो शख्स आज बेमिसाल दोस्त बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोनों देशों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद परमाणु करार पर सहमति बन गई। इसके अलावा भी कुछ और करार हुए हैं, जिनमें भारत और अमेरिका के बीच देश में जेट इंजन के विकास पर सहमति बनी है। एयरक्राफ्ट तकनीक पर करार हुआ है। दोनों देश नई तकनीक साझा करने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा समझौते को 10 साल के लिए बढ़ाने पर सहमति बनाई है। इसके अलावा 4 भारतीय कंपनियां 750 करोड़ का इंश्योरेंस देंगी और बाकी भार भारत सरकार उठाएगी। ये न्यूक्लियर डील में जो समझौता हुआ है उसके तहत एक ये अहम बिंदु है, अहम पड़ाव है। समुद्री सुरक्षा पर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। अब पीएम मोदी और ओबामा के बीच हॉटलाइन पर बात होगी, यानी आगे बातें इसी तरीके से जारी रहेंगी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जाकिर हुसैन विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं और अरविंद मोहन आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जाकिर साहब, सबसे पहले तो यही चर्चा करेंगे कि इस दौरे में, ओबामा के इस दौरे में और भारत और अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई है, इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट किसे देखते हैं आप? सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो न्यूक्लियर डील में दोनों कंट्रीज की सहमति होना, जो 2008 से बिल्कुल लटका हुआ था और सारे रोड ब्लॉक की तरह सबसे बड़ा रोड ब्लॉक तो यही था। और ये 1 दशक से ये सारा सब कुछ चल रहा था। और ये जो न्यूक्लियर डील साइन हुआ है, इसमें 2-3 चीजें बहुत ही खुल के सामने आई है। नंबर 1, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। सेकंड, इंडिया को जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एक जगह मिलेगी। तीसरा जो है अमेरिकन कंपनीज जो न्यूक्लियर में इन्वेस्ट करना चाहती हैं यहाँ से जो है पैसा वहां भी ले जाएंगे, जैसे रोजगार क्रिएट होगा। तो ये चीजें जो है, और लायबिलिटी एक्ट पर भी जो एक एग्रीमेंट हुआ है। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा जो है डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका अभी तक अड़ा हुआ था कि जो भी न्यूक्लियर फ्यूल या जो कुछ भी होगा रिएक्टर, उस पे अमेरिका अपनी कड़ी नजर रखेगा, कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। इस पे भारत ने कहा कि जब हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की देखरेख में 35 रिएक्टर्स उसकी देखरेख में संधि में चल रहे हैं, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत नहीं आना है। हम अपनी सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यानी ये पीछे हट गया तरीका है रखने का। ये आप कह सकते हैं कि भारत अपनी शर्तों पर यहाँ पे कामयाब रहा है। जी बिल्कुल कामयाब रहा है। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा कि मतलब भाई ठीक है, हम जो है अपने जो है पर्सनल जो है लीगल जो है रूल्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, आप आईएए का जो मानदंड है उस पर आप चलिए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट में जो वहां की प्राइवेट कंपनीज कुछ अड़ी हुई थी न्यूक्लियर लायबिलिटी के जो सहन करने के लिए, उस पर अड़ी हुई थी कि हम नहीं करेंगे। इस पे भी जो है एक डेवलपमेंट हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि अब 4 न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल की बात हुई है कि कुछ कंपनीज मिल के जो है इसको जरा जाकिर साहब अगर ज्यादा सुलझा के बताना चाहें। इंश्योरेंस न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल जो था अपना इंडिया का, जिसमें संशोधन की बात कह रहे थे लगातार वो लोग कि जब तक संशोधन नहीं होता है, जब तक हमारे लिए नरमी उसमें नहीं होती है, तब तक हम करार नहीं करेंगे। तो उसमें जो अब समझौते के जो बिंदु बने हैं वो कैसे लागू होंगे और उनसे क्या भारत को ज्यादा फायदा होगा या फिर भारत ने कॉम्प्रोमाइज किया, क्या स्थिति है? देखिए, इसमें न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट का ये मसला, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट में ये था कि अगर कोई यहाँ पर अमेरिका से रिएक्टर्स वगैरह आते हैं, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, अगर इसका दुष्प्रभाव कुछ होता है पर्यावरण पर, वहाँ के लोगों पर, जैसा कि भोपाल गैस में हुआ, आज तक लोग सफर कर रहे हैं, वहाँ के लोग तो उसका भार वो कंपनियां वहन करेंगी। पहले से था, उसको लचीला करना चाह रहे थे। तो अब जो बिंदु जिसमें बिंदु ये है कि 1500 करोड़ का ये न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट था कि इसमें 1500 करोड़ रुपया सहन करेंगे, लेकिन इतना कोई तैयार नहीं था। तो अब
इंश्योरेंस पूल की बात की गई है, जिसमें 4 कंपनीज जो है मिलकर ये पैसा इकट्ठा करेंगे, जिसमें ये कहा जाता है 750 करोड़ इकट्ठा होगा, और बकिया जो है इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो वहन करेगी। सॉवरेन गारंटी की बात की गई। अभी इस पे बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं आई है कि क्या हुआ है। अब अभी तक जो समझ में आ रही है बात, वो भारत के पक्ष में है या भारत के पक्ष में है? ये भारत के पक्ष में है, और ये भी कहा जाता है कि कहीं ये कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड ना हो। कैटास्ट्रोफी यानी मतलब जो दुर्घटना बॉन्ड की तरीके से बनाया जाए, जो कि यूरोप में और अमेरिका दोनों जगह चलता है। तो ये भी अगर होता है तो इसका भी हमें अच्छा फायदा मिलेगा। तो इस न्यूक्लियर डील में हमने जो दोनों चीजें साइन की है वो भारत की अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे है, और इसका साफ मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चाय पे जो चर्चा हुई उसमें अपनी डिप्लोमेटिक क्वालिटीज को चर्चा करेंगे, उसमें वो कामयाब रहे। अरविंद मोहन जी, आर्थिक पक्ष एक बहुत बड़ा पक्ष था, और जिस तरीके से ओबामा अपनी बात रख रहे थे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें 2-3 बार उन्होंने ट्रेड की चर्चा की। आर्थिक पक्ष कितना मजबूत हुआ है भारत के लिए और साथ साथ अमेरिका के लिए भी? देखिए, ये हर तरीके से एक ऐतिहासिक क्षण है हिंदुस्तान के लिए। डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हिंदुस्तान में डिप्लोमेसी का ये लेवल कभी भी नहीं था। पहली बार ये बहुत स्पष्ट तौर पे दिख रहा है इस विजिट से, और जिस तरीके के इंटरेक्शंस हैं, जिस तरीके की जो कॉमरेडरी दिखाई पड़ रही है ओबामा और मोदी के बीच में। कुछ समय पहले ही स्टैंडर्ड एंड पुअर जो रेटिंग एजेंसी है उसका स्टेटमेंट आया था कि जो हिंदुस्तान की सॉवरेन रेटिंग है पिछले कुछ महीनों में इंप्रूव हुई है। इस विजिट से, आज की डील से, वो सॉवरेन रेटिंग और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। 2012 में स्टैंडर्ड पुअर ने और कुछ और अन्य एजेंसियों ने हमारी रेटिंग नेगेटिव कर दी थी। कुछ महीने पहले इसको स्टेबल की कैटेगरी में लाए हैं, और अब संभावना यह है कि ये शायद और पॉजिटिव होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इसका जो इमीडिएट इंपैक्ट होगा हिंदुस्तान पर, जो इन्वेस्टमेंट्स कंस्ट्रेंड है आज की तारीख में, वो इन्वेस्टमेंट आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मोदी सरकार, जैसी मेरी जानकारी है, ये पिक्चर इमर्ज हो रही है कि आज हमारी $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, और कोशिश ये है कि 5 साल में मोदी का टारगेट है कि इसको हम $20 ट्रिलियन पर ले जाएंगे। शायद $20 ट्रिलियन ज्यादा एम्बिशियस हो, लेकिन ये जरूर लगने लगा है हिंदुस्तान में जो इंटरनल इंटरवेंशंस हैं, जैसा कि कोल सेक्टर में दिखाई पड़ रहे हैं, अन्य सेक्टर्स में दिख रहे हैं। और आज की जो किसी भी डील से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान की जो एक्सेप्टेंस दिखाई पड़ रही है एक ग्लोबल पावर के रूप में। चाहे वो ओबामा का स्टेटमेंट हो कि हिंदुस्तान को हम परमानेंट मेंबर यूएन का बनाने की कोशिश करेंगे, या न्यूक्लियर डील हो, न्यूक्लियर डील या दूसरी चीजों से आप अगले 2 वर्षों में आप ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो ट्रेड है वो $60 बिलियन आज पहुंच गया है। $60 बिलियन से इसको $100 बिलियन होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, आप $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में देख सकते हैं। अगर ये $10 ट्रिलियन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है, इसका मतलब है 5 साल में हमारा जो जीडीपी है ये लगभग 5 गुना बढ़ चुका होगा। 500% इंक्रीज इसमें होगा। ये अपने आप में एक फिनोमेना होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया पर, मेक इन इंडिया जो अभियान है भारत का, वो कैसे और कितना आगे बढ़ेगा, इस पर किस दिशा में आगे बातें हुई हैं। साथ साथ जब ओबामा ने एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन की बात की, लेकिन उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने नहीं किया, नाम नहीं कहीं से आया। ये कितना सही है, कितना गलत है, इसके क्या मायने हैं, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे। जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज बड़ी चर्चा हुई और सबने देखा, सबकी दिलचस्पी भी बहुत बड़ी हुई थी, और चारों तरफ पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होगी जिस तरीके से मोदी और ओबामा मिले हैं। इसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल तोड़ना, ये कभी कभी गाहे बगाए दिख भी जाता है, लेकिन इसके बाद चाय पर जो चर्चा हुई है और जो केमिस्ट्री की बात हुई है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ओबामा ने खास तौर पर कहा कि हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो ये जो केमिस्ट्री है, इसे आप किस रूप में देखते हैं और ये कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, जब मैं हैदराबाद हाउस में ये देख रहा था कि दोनों लीडर्स जिस इनफॉर्मल वेज में टहल रहे थे, घूम रहे थे, बातों को बात कर रहे थे, वो न सिर्फ फ्रेंडली था बल्कि एक दूसरे को परसुएट भी करना था कि हमें इस विजिट के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा कर देना है जिससे ये ना हो कि हम खाली हाथ लौट रहे हैं। ओबामा के ऊपर एक ये क्लेम रहता है कि लेम डक है, क्या लेके आते हैं, सिर्फ परेड घूमने जा रहे हैं, ताजमहल घूमने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो न्यूक्लियर डील हुआ है उससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि ओबामा बहुत कुछ अपने बैग में लेके जाएंगे। दूसरी तरफ हम यानी मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच जो दबाव था आपने अपने इश्यूज को लेकर, वो प्रेशर जो है वो कितना खत्म हुआ है, कितना बहुत हद तक खत्म हुआ है। जो इश्यूज, 4 इश्यूज मेन थे हमारे, उस पे चारों पे एग्रीमेंट दिखाई दिया है। न्यूक्लियर वाला,
डिफेंस का, थर्ड जो क्लीन एनर्जी का और जॉब क्रिएशन का, इन्वेस्टमेंट का, ये चारों इश्यूज पे हमको कहीं ना कहीं जो है दोनों एक कन्वर्जेंस मिला है और उसके रिजल्ट एक साल के अंदर आना है। अब डिफेंस डील पे आप ले लीजिए, जो डिफेंस 10 साल का जो एग्रीमेंट को रिन्यू करना था उसको रिन्यू किया है। दूसरा जो है डिफेंस को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट, ये इसको भी एग्रीमेंट किया है, इस पे भी एग्रीमेंट हुआ है। और अमेरिका जो है इंडिया के साथ हायर टेक्नोलॉजी शेयर करने को भी तैयार हुआ है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका इंडिया से वो काम चाहता है जो इस रीजन में उसकी जरूरत है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एशिया पैसिफिक में भी जो है साझी जो है भागीदारी की बात की गई है। तो इससे लगता है कि इंडिया को डिफेंस के मामले में मजबूत करके इसकी रीजनल इंपॉर्टेंस को बढ़ाना है और इससे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्लीन एनर्जी की बात की गई है। क्लीन एनर्जी में जो है सोलर सेक्टर में अमेरिका जो है इन्वेस्ट करने को तैयार है। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्लीन एनर्जी का दबाव हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन दबाव हमारी जनरेशन को कैसा विश्व हम देंगे, कैसी धरती हम देंगे, इस बारे में बोला भी है। एक दायित्व की तरफ साफ तौर पर जी, भारत एक बड़ा मुल्क है, उसका क्या दायित्व होता है, उसको दायित्व को उन्होंने निभाया है और उस दिशा में काम करना है। अरविंद जी, आर्थिक पक्ष जो है वो इसकी मजबूती कितनी बड़ी है, इस पर हमने चर्चा की, लेकिन जो मेक इन इंडिया का अभियान है वो कितना मजबूत हुआ है इस दौरे के बाद, उसमें कितनी गति आएगी? और खास तौर पर जो नियम कायदे हैं जिनको लेकर ये संदेह करता है, अमेरिकी निवेशक संदेह करता है कि भाई वहां के नियम कायदे इतने उलझे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है, परेशानी का सबब है, वो सब चीजें कितनी रिसॉल्व हुई हैं? देखिए, अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि तमाम डील्स की बात कर रहे थे। मेरा मानना है ये डील सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जो दूसरा मैसेज यहां से निकल करके आ रहा है। एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है दो लीडर्स में और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है दो देशों के बीच में, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। और आप हर स्टेज पर देखिए, चाय पे चर्चा, वॉक एंड टॉक, ये जितना भी कुछ था और जिस तरीके से उसको मीडिया को देने की कोशिश की गई है, सारे दुनिया को, विश्व को एक मैसेज देने की कोशिश है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। ये मुझे लगता है एक डिप्लोमेटिक coup है हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदुस्तान अमेरिका की रिलेशनशिप का ये कभी लेवल नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है कि हम किसी भी बैरियर के आगे जाएंगे। न्यूक्लियर डील उसका क्लासिक एग्जांपल है। हम किसी भी बैरियर, कोई भी लॉ, कोई भी नियम, हम उसके आगे जाकर के इस पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे। इस लेवल का म्यूचुअल ट्रस्ट है, और जब इस तरीके का म्यूचुअल ट्रस्ट होता है तो हर तरीके की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होती है, चाहे वो अफगानिस्तान की पार्टनरशिप हो, अफगानिस्तान के लिए हो, चाहे वो इंडियन ओशन में एक नई पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात हो। और जब इस तरीके की पार्टनरशिप बिल्ड होती है तो इकोनॉमिक इंटरवेंशन अपने आप होता है, स्वतः होता है। वो किसी भी ये इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, ये एक एनवायरमेंट पर निर्भर करता है और वो एनवायरमेंट यहां से बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये दिखाई पड़ेगा कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो ट्रांसफॉर्म होगा यहां से। बड़ी महत्वपूर्ण बात और कह रहे हैं यहां से एक और मैसेज आ रहा है कि जो पिछली सरकार ने की थी, लोगों तक पहुंची है बात, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो आर्थिक मोर्चे पर भी सफलता देगी, चाहे भारत को चाहे फिर अमेरिका को। जाकिर साहब, ये बताइए कि जो सामरिक महत्व है इस वक्त अमेरिका का, एक तरह से कहें सामरिक समीकरण पूरे विश्व का जो है, दुनिया का, वो अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है और उसमें अब भारत उसके साथ साझेदार के तौर पे वहां पे खड़ा दिखता है। तो भारत की भूमिका उसमें क्या होगी? इसके साथ साथ एक सवाल जो पाकिस्तान के संदर्भ में उठा था, उस पर भी आपसे जवाब चाहेंगे कि पाकिस्तान का नाम कहीं से बीच में भी नहीं आया। ये किस, इसके मायने क्या है, किस तरीके से आप देखते हैं दोनों? देखिए, पहले हम पाकिस्तान की बात ले लें। पाकिस्तान का रेफरेंस दोनों नेताओं ने नहीं दिया है। इसका दो चीजें सामने उभर के आता है। पाकिस्तान, एक तो ये होता है कि अगर निगेटिव वे में लेते हैं तो पाकिस्तान को ओबामा ने बहुत आसानी से स्किप कर दिया, लेकिन नहीं, हम दूसरा जो है इसका पॉजिटिव पहलू ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को अब मिला के देखने की बात नहीं हो रही जी। इसका साफ सबूत यह है कि भारत में ओबामा आए और यहीं से वापस भी जा रहे हैं, कहीं और दूसरी कंट्रीज में नहीं जा रहे हैं, एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया में कंडोलेंस के लिए जी। तो इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत जो पहले थी जी, अब वो नहीं है जी। इसके साथ साथ वो सवाल जिसमें सामरिक समीकरण जो है का, उसमें भारत की भूमिका अब क्या होगी? एक साथ खड़े दिखे हैं दोनों और इतनी गर्मजोशी के साथ। हाँ, अब सामरिक दृष्टि से हम देख रहे हैं जिस हिसाब से डिफेंस मामले में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है जी,
डिफेंस एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो हुआ है, और उस पर डिफेंस ट्रेड एंड डिफेंस इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो हो रही है, उसमें जो एक को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज जो हो रही हैं, इस पे ये लग रहा है कि भारत के डिफेंस को, सामरिक शक्तियों को मजबूत करना है, ताकि भारत जो है अपने रीजन में और एशिया पैसिफिक में जाके वो रोल अदा कर सके, शक्ति के रूप में उभरे। ये भी बात है। और साथ साथ अरविंद मोहन जी ने जो बात कही कि इसका जो संकेत किया है, जो प्रतीकात्मक असर इसका होगा, वो पूरी दुनिया में भारत के लिए बहुत ही बेहतर कल लेकर आएगा। Namaste. Thank you. We are thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar.